मोस्ट वेलकम आर्ट एंड इंग्लिश ऑनलाइन एजुकेशन चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है कक्षा जो 11वीं है उसकी जो सेकंड भूगोल है। कक्षा 11वीं की जो सेकंड भूगोल है उसका अपवाह तंत्र वाला पाठ हमारा आज का टॉपिक है। देखिए, परीक्षा आपकी नज़दीक आ गई है, इसलिए अब मैं पाठ नहीं पढ़ा पाऊँगा। मैं आपको सिर्फ उसके मोस्ट क्वेश्चन आंसर समझाऊँगा और उनकी PDF फाइल सेंड कर दूँगा। जो ऑनलाइन कोर्स पेमेंट लिए हैं उनके लिए नोट्स उनके PDF फाइल पहुँचा दी जाएंगी। तो कक्षा 11वीं का ये विषय भूगोल है और पुनरावृत्ति नोट पाठ 3 अपवाह तंत्र। देखिए, सबसे पहले अपवाह क्या होता है इसके लिए समझ लीजिए। अपवाह मतलब पानी का निश्चित वाहिकाओं के द्वारा बहना अपवाह कहलाता है। तो अपवाह क्या है? निश्चित वाहिकाओं के द्वारा हो रहे जल प्रवाह को अपवाह कहते हैं। ओके, इन वाहिकाओं के जाल को अपवाह तंत्र कहते हैं। तो अपवाह तंत्र क्या है? अपवाह तंत्र है निश्चित वाहिकाओं के साथ जल का बहना अपवाह है। उससे जो जाल बन जाता है उसे हम अपवाह तंत्र कहते हैं। ओके, अब इसके बाद जल ग्रहण क्षेत्र क्या है? एक नदी किसी, देखिए जो मोस्ट है मैं उन्हीं को पढ़ूंगा, लेकिन PDF आपको सभी क्वेश्चन की सेंड कर दूंगा। जल ग्रहण क्षेत्र, एक नदी किसी विशिष्ट क्षेत्र से अपना जल बहा कर लाती है जिसे जल ग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। ओके, जो नदी द्वारा पानी बहा कर लाया जाता है और निश्चित क्षेत्र में फैलता है वो कहलाता है जल ग्रहण क्षेत्र। अपवाह द्रोणी क्या है इसको समझिए। एक नदी एवं जल, उसकी जो सहायक नदियां हैं ना, उनके द्वारा अप्रवाहित क्षेत्र जो होता है उसे अपवाह द्रोणी कहते हैं। संसार की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी सिंधु नदी द्रोणी है। अच्छा, कुछ लोग अपवाह द्रोणी और नदी में अंतर नहीं जानते तो कहते सबसे बड़ी नील है। ऐसा नहीं है। नील नदी संसार की, देखिए ये अपने भारत की नदियों का विभाजन है, इसके लिए समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपने इसे समझ लिया तो आपने इस पाठ को समझ लिया। देखिए, आपके लिए एक तरफ है कहाँ से, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ कहलाती हैं उत्तर भारत से निकलने वाली नदियाँ, इसको ध्यान रखना। और ये हैं प्रायद्वीपीय नदियाँ। ये नदियाँ इनसे पुरानी हैं, लेकिन इन नदियों में अंतर आता है कभी कभी कि हिमालय से निकलने वाली नदियों में और प्रायद्वीपीय नदियों में क्या अंतर है। तो देखो, ये नदियाँ हिमानियों से निकलती हैं बर्फ़ के कारण, तो इनमें बर्फ़ पानी रहता है, वर्ष भर इनमें नहीं रहता है। इनका ढाल मंद रहता है, इनका नहीं रहता है। इस प्रकार से ये हैं। प्रायद्वीपीय नदियों के कुछ उदाहरण भी इसमें दिए गए हैं, जैसे कि प्रायद्वीपीय नदियों के उदाहरण हैं महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है। ये सब दक्षिण भारत की नदियाँ पढ़ रहा हूँ मैं। और इनमें देखिए सिंधु नदी तंत्र है, इनमें झेलम, रावी, चिनाब, जो बहुत सी नदियाँ आती हैं वो आगे मैं आपको बताऊँगा। अब देखिए, इसको आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये समझ लिया, जी आपका पेपर में भी क्वेश्चन इससे बनता रहता है, इसलिए मैं इसको समझाना चाहता हूँ आपके लिए। अब समझिए इसमें क्या लिखा है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्रोणी सिंधु नदी तंत्र है। इसका क्षेत्रफल 11,65,000 वर्ग किलोमीटर है। भारत में इसका क्षेत्रफल 3 लाख, बताइए कितना ज़्यादा हो गया, 3,21,000। बाकी है पाकिस्तान में, यहाँ से निकल के ऐसी चली जाती है पाकिस्तान में, ऐसी ऐसी ऐसी। तो सबसे बड़ी नदी द्रोणी कौन है? सिंधु है। कितनी है? 11,65,000 किलोमीटर क्षेत्र में इसका एरिया फैला है। अब इसकी कुछ नदियों के नाम ये लोग आपको बता रहे हैं, जैसे झेलम है, सिंधु की सहायक नदी है ना, कश्मीर घाटी के दक्षिण पूर्व के पीर पंजाल से में स्थित बेगंगा झरने से निकलती है। ये नदियों के इनमें बताया कौन कहाँ से निकलती है, आपको इसको समझते चलना है। अब है चेनाब, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है ना।
जे की सतलुज नदी मानसरोवर के निकट राक्षस तल से निकलती है। ठीक है, सतलुज नदी मानसरोवर के निकट से निकलती है। गंगा नदी उत्तरांचल राज्य के, ये याद रखिए आप। गंगा नदी उत्तरांचल राज्य के उत्तरकाशी के निकट गौमुख से निकलती है। इसको याद रखना, गौमुख हिमालय से 3900 मीटर की ऊंचाई से ये निकलती है। भारत की सबसे लंबी नदी भी गंगा है, इसको ध्यान रखना। अब है अलकनंदा। अलकनंदा इसकी सहायक नदी है गंगा नदी की। गंगा नदी की सहायक नदी कौन है? अलकनंदा है। अच्छा, गंगा नदी की लंबाई पेपर में कभी भी आ जाती है, तो इसको याद रखना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आ जाती है। गंगा नदी की लंबाई है 2525 किलोमीटर, इसको याद रखना है आपको। उत्तरांचल में जितनी बहती है, उत्तर प्रदेश में 1450, फिर बिहार में ऐसा बहुत बहते हुए जी जाके और बंगाल की खाड़ी में गिरती है गंगा। ठीक है, अब इसके बाद है आपके लिए जो मोस्ट क्वेश्चन हैं वो ही चल रहे हैं। चंबल, ये भी याद रखना, अपने मध्य प्रदेश की बारी आ गई। यहाँ से बहुत से डाकू हुए हैं। चंबल नदी मध्य प्रदेश के मालवा पठार में महू के निकट से निकलती है, इसको याद रखना, ये वेरी मोस्ट है ना। आगे बढ़ते हैं। गंडक नदी, ये अब इसके बाद क्वेश्चन किताब को चालू करते हैं। एनसीईआरटी प्रश्न उत्तर है, अपवाह तंत्र है, बहुविकल्पीय प्रश्न है। निम्नलिखित में कौन सी नदी बंगाल की शोक कहलाती है? तो बंगाल की शोक कहलाती है कौन नदी? दामोदर। और कोसी नदी जो है ना, कोसी नदी, वो आपकी कहाँ की है? असम की। निम्नलिखित में से किस नदी की द्रोणी भारत में सबसे बड़ी है? सबसे बड़ी भारत में, सुनिए आप, भारत में तो गंगा की नदी द्रोणी है, लेकिन विश्व में अगर कोई पूछे ना, विश्व में, तो विश्व में सिंधु की है, भले ही वो पाकिस्तान में चली जाती है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंचनद में शामिल नहीं है? पंचनद मतलब 5 नदियों में, तो सिंधु नदी नहीं है पंचनद में शामिल, इस पर टिक कर दीजिए। अब बाकी ये पंचनद में शामिल है। रावी, चेनाब, झेलम, रावी और ब्यास, ये है पंचनद, उनमें सिंधु शामिल नहीं है। अब इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है? तो नर्मदा जो है नदी अपनी, वो भ्रंश घाटी में बहती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अलकनंदा व भागीरथी का संगम स्थल है? देवप्रयाग। इसको याद रखना, कभी जाना तीर्थ पर तो आपको जो मेरा याद आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नदी द्रोणी और जल संभर में क्या अंतर है? नदी द्रोणी, देखिए, बड़ी नदियों के जलग्रहण क्षेत्र को नदी द्रोणी कहा जाता है, छोटी नदियों के जलग्रहण क्षेत्र को संभर कहा जाता है। इनका अपवाय बड़ा है और इनका अपवाय छोटा है। इनकी बड़ी अवधारणा है, वो छोटी अवधारणा है। वृत्ताकार और जालीनुमा अपवाय का प्रतिरूप क्या है? वृत्ताकार को समझिए पहले, देखिए क्या लिखा है। जब अपवाय की आकृति वृक्ष के आकार की हो जाती है तो वो वृक्षाकार है। उत्तर भारत की नदियाँ ऐसा तंत्र बनाती हैं। अब जालीनुमा क्या है? जालीनुमा अपवाय है जब मुख्य नदियाँ एक दूसरे के समानांतर बहती हों और सहायक नदियाँ उनको समकोण पर मिलाती हों, तो इस प्रकार की नदी कहलाती हैं जालीनुमा, क्योंकि होरिएंटल बन जाता है। कैसा बन जाता है? ऐसा 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 ऐसा, तो जी कौन है? जाली सी बन गई ना, तो ये जालीनुमा है। अब केंद्रीय और अभिकेंद्रीय अपवाय प्रतिरूप क्या है? ये मोस्ट नहीं है, ये आपको पीडीएफ भेज दूंगा, ये वेरी मोस्ट है, ये आपका पेपर में आएगा। वेरी मोस्ट ये है डेल्टा और ज्वालामुख में अंतर, इसको याद कर लीजिए आप। देखिए डेल्टा क्या है, दोनों को मैं पॉइंट आउट करके बताऊंगा ताकि आपको समझ में आए। देखिए क्या है, नदी अपने मुहाने पर कई उपनदियों या जल वितरिकाओं में बट जाती है, इसे डेल्टा कहते हैं। और नदी अपने मुहाने पर कई उपनदियों या जल वितरिकाओं में नहीं बढ़ती है, वह सिर्फ गहरी घाटी बनाती है, वह ज्वारान्मुख कहलाता है। ओके, अब दूसरा क्या है? नदी कई भागों में बहने लगती है, उसका आकार त्रिभुज के आकार का हो जाता है। इसमें नदी तेज गति से बहकर मुहाने को साफ रखती है, इसलिए इसका कोई स्वरूप नहीं बनता है। नदी का मंद गति से बहने की वजह से मुहाने पर मलबा जमा होता है, ये बात है डेल्टा की। काय की बात है? ये डेल्टा की, और इसमें कुछ नहीं बनता है।
आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। अब है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये मेरी कोचिंग का प्रचार है, इसको चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, इतनी मेहनत से पढ़ा रहा हूँ, और बेल आइकॉन को दबाइए। जो स्टूडेंट पीडीएफ चाहते हैं उन्हें ऑनलाइन कोर्स लेना पड़ेगा, तो उन्हें पीडीएफ भी सेंड कर दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपके लिए है कि भारत में नदियों को आपस में जोड़ने के सामाजिक आर्थिक लाभ क्या है। तो एक लाइन अपने मन से लिख लेना पड़ती है कि नदियों को जोड़ने के निम्नलिखित सामाजिक आर्थिक लाभ होंगे। बड़ी नदियों, देखना आप, देखिए, बड़ी नदियों में जल शक्ति की भारी संभावना है। उत्तर में हिमालय, मध्य से सतपुड़ा, पूर्व में छोटा नागपुर का पठार है। इससे उस जल शक्ति का अपन लोग प्रयोग करके जल विद्युत उत्पन्न कर सकते हैं। यदि इन नदियों के अतिरिक्त जल को कम जल वाली नदियों में अपन डाल देते हैं तो जो नदियाँ बारिश में सूख जाती हैं गर्मियों में, उनमें वर्ष भर पानी रह सकता है। नदियों को आपस में जोड़ने के से अन्न उत्पादन भी बढ़ जाएगा, जिससे खुशहाली आएगी। जी हमारे देश की प्रमुख नदियों का मानचित्र है, इसे आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, ये है, ये इस तरफ की ये पंचनद हैं, हम इन पर टिक करते हैं। जो पंचनद हैं, ये है पंचनद, 1 2 3 4 और 5, ये पंचनद चली जाती हैं पाकिस्तान तरफ। यहीं ये सिंधु नदी भी इसी तरफ चली जाती है। ये अपनी गंगा नदी है ना। ये इस तरफ की पूरी नदियाँ जो हैं, ये वाली नदियाँ, ये उत्तर भारत की नदियाँ कहलाती हैं। इनमें वर्ष भर पानी रहता है। ये ब्रह्मपुत्र है, जो चीन से निकलती है, ध्यान रखना इसको। और जो नीचे तरफ की नदी दिख रही ना आपको, ये वाली, ये अपनी दक्षिण भारत की नदियाँ रहती हैं। चूँकि इनमें वर्ष भर पानी नहीं रहता है। तो ये आपको मैप भी मैं सेंड कर दूँगा PDF फाइल के माध्यम से। आगे बढ़ते हैं हम। प्रायद्वीपीय नदी की 3 लक्षण लिखिए। देखिए, ये भी आपका बहुत सरल क्वेश्चन है, अभी अभी मैंने बताया कि क्या लक्षण है। देखिए, प्रायद्वीपीय नदियाँ भारत की में समतल भागों से होकर नहीं बहती हैं, इसलिए इन्हें नहरें नहीं निकाली जा सकती हैं। और ये नदियों में साल भर पानी नहीं रहता, ये नदियाँ टेढ़ी मेढ़ी नहीं बहती, अर्थात विसर्प नहीं बनाती। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। उत्तर भारतीय नदियों को महत्वपूर्ण विशेषता, ये तो आप बिना देखे ही लिख सकते हैं। देखिए, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। जो उत्तर भारत की नदियाँ रहती ना, उनमें वर्ष भर पानी रहता है। एक हो गया, वर्ष भर क्या रहता है, पानी रहता है। दूसरी, ये धीमी ढाल से बहती हैं, धीमा ढाल होता है। तीसरी विशेषता क्या है, इनसे जल विद्युत उत्पन्न नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये जलप्रपात नहीं बनाती और ये अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो ये इनकी विशेषताएं होती हैं और इनमें जल परिवहन किया जा सकता है। तो इनकी 5 विशेषताएं आप बिना पढ़े याद कर सकते हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जैसे मान लो आ गया उत्तर भारत की नदियों की 5 विशेषताएं बताओ। देखिए, मैं क्रम से बता देता हूँ आपको। पहली विशेषता आप लिखेंगे, धीमा ढाल होता है इनका, है ना। दूसरी क्या लिख देंगे, समतल बहती हैं। तीसरी क्या लिख देंगे, वर्ष भर इनमें पानी रहता है। चौथी, जल प्रपात का निर्माण नहीं करती हैं। पांचवी, कि इन पर जल परिवहन मतलब नाव स्टीमर चल सकते हैं। बहुत सरल क्वेश्चन है जी, PDF में भी मैंने बहुत सरल ही बनाया है। एक क्वेश्चन ये बहुत आपका नॉलेज बढ़ाएगा। इसमें क्या लिखा है सुनिए। मान लीजिए आप हिमालय के गिरिपथ के साथ साथ हरिद्वार से सिलीगुड़ी तक यात्रा कर रहे हैं। इस मार्ग में आने वाली मुख्य नदियों के नाम बताएं। देखिए, जो हिमालय है, क्या है, हिमालय पर्वत, ये मैंने एक प्रतिरूप बनाया है। यहाँ से आपको यात्रा करनी है, तो आपको रास्ते में कौन कौन नदियाँ मिली हैं ये बताना है। ओके, देखिए, हिमालय के गिरिपथ के साथ साथ हरिद्वार से सिलीगुड़ी तक यात्रा करने पर इस मार्ग में आने वाली मुख्य नदियाँ हैं शारदा, नाम मैं लेता जाता हूँ, आप सुनते जाइए, गंडक, बूढ़ी गंडक, कमला, बागमती, कोसी, टोंस, गोमती, सरयू, रामगंगा आदि प्रमुख नदियाँ हैं। ठीक है, ये हमें नदियाँ मिलेंगी।
इसको आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है, अगर मैं पूरा बताऊंगा तो वीडियो बढ़ जाएगा, PDF में मैं आपको पहुंचा दूंगा। अब जो अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो मैंने आपके लिए छांटे हैं, देखिए क्या लिखा है। कुल अपवाह क्षेत्र का कितना अपवाह तंत्र बंगाल की खाड़ी में विसर्जित हो जाता है? तो 77%। किस नदी को बंगाल का शोक कहते हैं? तो बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। कौन सी नदी बिहार का शोक? तो बिहार का शोक है हमारी कोसी नदी। आगे बढ़ते हैं। सिंधु नदी का उद्गम स्थान क्या है? कैलाश पर्वत। सिंधु नदी के दाहिने तट पर मिलने वाली 3 सहायक नदियां ये हैं आपकी खुर्रम, लोची, गोमद। इसके बाद मोस्ट झेलम का उद्गम स्थल, झेलम नदी का उद्गम स्थल पीर पंजाल, जी हम आपको पहले ही बता चुके हैं। तो ये काफ़ी मोस्ट क्वेश्चन छोटे छोटे हैं जी, मैं आपको PDF के माध्यम से पहुंचा दूंगा। और बड़ा मलहरा में आर्ट सब्जेक्ट की सबसे अच्छी और सबसे पुरानी कोचिंग जो है वो है नवीन सर पौराणिक कोचिंग सेंटर, है ना। क्योंकि हम लोग सभी शिक्षा को एक हिसाब से पैसों में बेचते ही हैं, तो आप वहाँ से मतलब जिनके पास डिग्री है आप उन्हीं के पास से पढ़िए। ऐसा नहीं कि आपने किसी के पास से भी पढ़ लिया। मैंने इंग्लिश से भी MA किया और सोशियोलॉजी से किया और इतिहास से किया। और कोई भी प्रकार की अगर आपको समस्या है तो आप मेरे इस नंबर पर मुझसे जुड़कर उस समस्या का समाधान ले सकते हैं। 7828462303। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।